नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने बात की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो शब्दावली यूज होती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक सत्यापन की बात करेंगे कि वास्तव में प्रकाश विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, क्या उसके पीछे की प्रायोगिक व्यवस्था रहती है और उत्पन्न होने वाली प्रकाश विद्युत धारा किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो आज अपने सभी इन बातों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करने वाले हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने वाला एक जो एक्सपेरिमेंट होगा उसकी प्रायोगिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी। तो इसकी प्रायोगिक व्यवस्था में एक निर्वात नलिका होती है कुछ इस प्रकार से। ये एक निर्वात नलिका होगी। इस निर्वात नलिका में एक साइड में तो होता है ऋणात्मक प्लेट जिसे कैथोड सी कहते हैं। ये हो जाएगा कैथोड नेगेटिव प्लेट और एक तरफ होगा पॉजिटिव प्लेट जो कि एनोड बन जाएगा। ये सिंपल एक निर्वात नलिका है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। और यहां एक ऐसा भाग होता है जिसकी सहायता से प्रकाश का आपतन करवाया जाता है। कुछ इस प्रकार से इस भाग से प्रकाश का आपतन कैथोड पे करवाया जाता है। इन कैथोड और एनोड का सीधा संबंध दिक् परिवर्तक से होता है, कम्यूटेटर जिसको कहते हैं। दिक् परिवर्तक जो कम्यूटेटर होते हैं वो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को परिवर्तित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। धारा को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस दिक् परिवर्तक की सहायता से किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर होंगे। दिक् यानी कि दिशा, परिवर्तक यानी कि परिवर्तित करने वाले। तो दिशा को परिवर्तित करने वाली जो व्यवस्था होती है वो दिक् परिवर्तक बन जाएगी। इस दिक् परिवर्तक का सीधा संबंध एक बैटरी से होगा। यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है कुछ इस प्रकार से, एक शक्तिशाली बैटरी जिसकी वोल्टता V मान ली। और इस बैटरी के साथ एक संयोजित होता है धारा नियंत्रक या कह सकते हो विभव विभाजक। तो ये यहां पे होगा विभव विभाजक। ओके, इन कम्यूटेटर का सीधा संबंध बैटरी के साथ होगा कुछ इस प्रकार से। अब इस परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है तो धारा को मापने के लिए धारा मापक होगा और धारा मापक हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। तो इस परिपथ में हम यहाँ पे एक धारा मापक मिली एमीटर लगा देते हैं। तो यहाँ पे होगा मिली एमीटर। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो ये धारा मापक का पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। इसी प्रकार से इसमें वोल्टता को मेजर करने के लिए, वोल्टता को मापने के लिए समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा होता है। ये हो जाता है वोल्ट मीटर जो कि वोल्टता को मापेगा। इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। अब हमें कैथोड और एनोड का संयोजन इसके साथ करना है। अभी संयोजन हुआ नहीं है क्योंकि दिक् परिवर्तक में कनेक्शन नहीं है अभी। तो संयोजन इस प्रकार से होता है कि जो कैथोड होता है नेगेटिव प्लेट होता है वो बैटरी के नेगेटिव से संयोजित होगा, जबकि पॉजिटिव होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से संयोजित होगा। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका सीधा संबंध यहाँ इसके साथ। तो फिर ये जो नेगेटिव होगा वो इस प्रकार से संयोजित होता हुआ और सीधा नेगेटिव से जुड़ेगा। इसी प्रकार इसका सीधा संबंध यहाँ होगा। तो ये जो पॉजिटिव एनोड है अपने पास, ये इस प्रकार से जुड़ता हुआ सीधा पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। ये सिंपल सी एक प्रायोगिक व्यवस्था थी जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रयोग में ली गई थी। अब सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ इस द्वारक की सहायता से
प्रकाश का आपतन करवाया जाता है, लेकिन प्रकाश कणीय प्रकृति का माना जाएगा, यानी कि फोटोन का आपतन हमें करवाना होगा। तो जब फोटोन का आपतन यहाँ होता है कुछ इस प्रकार से, ये आपतित फोटोन है। जैसे ही फोटोन का आपतन इस कैथोड पर करवाया जाएगा, तो यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, उस केस में इस कैथोड यानी कि नेगेटिव प्लेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए, तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है। यदि हम फोटोन की आवृत्ति को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते देहली आवृत्ति से ज़्यादा कर दें, तो यहाँ इस कैथोड यानी कि नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो जाएगा। फिर उस कंडीशन में इस नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के हैं, अतः ये पॉजिटिव प्लेट की ओर इस प्रकार से गति करने वाले हैं। तो ये कैथोड से निकलेंगे और एनोड की ओर जाने वाले हैं। तो जैसे ही हमने देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश का आपतन करवाया, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन अब एनोड की ओर गति करेंगे। अब आगे इलेक्ट्रॉन किस प्रकार निकलेंगे, कितने निकलेंगे, उनको समझने से पहले अपने एक छोटा सा बेसिक होगा वो मैं क्लियर कर देता हूं, ताकि आगे समझने में कहीं किसी प्रकार की समस्या ना आए। इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ कॉमन सेंस हमें रखना होगा, एक एक बात का, एक एक शब्द का हमें ध्यान रखना होगा। तो पहली बात तो ये कि अपने पास ये एक धातु का टुकड़ा है, इस धातु के टुकड़े के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं जो कि नाभिक के साथ आकर्षण बल से बंधे हुए हैं और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यदि हम इसके ऊपर फोटोन का आपतन करवा देते हैं, मान लिया कि ये 5 फोटोन है और इस प्लेट पे आपतित हो रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक फोटोन अपनी कंप्लीट एनर्जी केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को दान करता है, दूसरा फोटोन अपनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, तीसरा फोटोन अपनी एनर्जी तीसरे इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। कहने का मतलब एक फोटोन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कभी भी अपनी एनर्जी नहीं देता है, 1-to-1 प्रोसेस होती है। एक फोटोन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा, तो एक फोटोन केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी प्रदान करेगा, चाहे उस फोटोन के पास कितनी भी एनर्जी क्यों ना हो। दूसरी बात, जैसे सपोज दैट कि प्रत्येक फोटोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो एक फोटोन ने अपनी ऊर्जा पूरी एक इलेक्ट्रॉन को दे दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। दूसरा फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा दूसरे इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने समझने के लिए बाहर निकाल दिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आवश्यकता होगी। तो 5 में से 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण कर ली, शेष जो ऊर्जा बच गई वो बचती है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ भी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को निष्कासन के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा है, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनके पास एनर्जी इतनी है। ध्यान ये रखना कि भले ही आपने धातु के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को बराबर बराबर ऊर्जा दी हो, परंतु जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास आपस में बराबर ऊर्जा बचे। जैसे इसके पास भी 3.8, इसके पास भी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा आवश्यक नहीं है कि बराबर बराबर एनर्जी बचे। सबकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है, भले ही आपने सभी को एक समान ऊर्जा प्रदान की हो। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये होता है, जैसे कि ये नाभिक है, पहली कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में कुछ एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए मैंने, और तीसरी कक्षा में भी कुछ एक इलेक्ट्रॉन है। तो तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी,
अंदर वाली कक्षा से बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, अंदर वाला और ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और नाभिक के निकटवर्ती कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, लेकिन कम से कम एनर्जी है वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिएगी। इस एनर्जी से केवल और केवल संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही बाहर आता है, यानी कि जो अंतिम कक्षा होती है उस कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है, न कि उसके इंटरनल। तो कहने का मतलब कि अपने पास यदि दो भिन्न भिन्न कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं तो इन दोनों को हमने एनर्जी एक साथ प्रदान कर दी तो ये इलेक्ट्रॉन तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पाकर के बाहर नहीं निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। दूसरा एक रीज़न और भी होता है कि दोनों की ऊर्जा बराबर क्यों नहीं होती, क्योंकि धातु के अंदर से निकलने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अन्य इलेक्ट्रॉनों या कणों से टकरा करके बाहर निकलते हैं। जैसे मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बहुत कम संख्या में अन्य कोई पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन या कण आए जिससे टकरा करके ये बाहर निकल गया, तो टकराने में इसकी कम ऊर्जा वेस्ट हुई। इस इलेक्ट्रॉन को जब हमने बाहर निकाला तो इस मार्ग में बहुत सारे कण मिल गए या इलेक्ट्रॉन मिल गए, अतः इसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे टक्करें ज़्यादा होने वाली हैं अन्य कणों की, तो इसकी ऊर्जा में ज़्यादा खपत हो जाएगी। तो बाहर निकलते वक्त इसके पास कम ऊर्जा बचेगी, इसके पास ज़्यादा ऊर्जा बचेगी, लेकिन हमने स्टार्टिंग में दोनों को बराबर ऊर्जा दी थी। तो कहने का मतलब कि जब समान ऊर्जा आपने एक ही धातु को दे दी तो ये कतई आवश्यक नहीं होता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो निष्कासित हो चुका है उसके पास बराबर बराबर ऊर्जा हो। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की भिन्न भिन्न ऊर्जाएं होती हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सी कक्षा से आया है या उसके मार्ग में कितनी टक्करें हुई हैं, उसके आधार पर शेष एनर्जी बचती जाती है। तो यहाँ पे हमने दो मोस्टली बातों की बात की है। पहला, एक फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देगा। दूसरा बेसिक ये होगा कि बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कतई आवश्यक नहीं है कि दोनों की एनर्जी आपस में बराबर बराबर हो। इन्हीं के आधार पे हम इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब अपने इस मैटर को समझने की कोशिश करते हैं कि धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपतित फोटोन जब कैथोड पे आके गिरेगा और मान लिया कि आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से ज़्यादा है, उस केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निष्कासित हुआ था और ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर गति करना शुरू कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलने के पश्चात एनोड तक पहुँचते हैं तो एनोड तक पहुँचने के पश्चात आगे इसको माध्यम मिल जाता है गति करने के लिए, जो कि वायर मिला हुआ है। इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन फिर पूरे परिपथ में गति करते हैं और गति करते हुए वापस इस प्रकार से पूरे परिपथ का निर्माण कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में गति कर चुके होते हैं उस स्थिति में पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो अपने पास निर्वात नलिका है, इस निर्वात नलिका में इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड से निष्कासित हो रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के कारण निर्वात नलिका में जो धारा प्रवाहित होती है, धारा उत्पन्न होती है, निर्वात नलिका में उत्पन्न होने वाली उसी धारा को ही प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत धारा जो होगी वो इलेक्ट्रॉनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से होगी, जिसे मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि कैपिटल आई प्रकाश विद्युत धारा है वो इस प्रकार से प्रवाहित होने वाली है। ये जो प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है ये तीन भौतिक राशियों पे डिपेंड करती है। उनमें से पहली भौतिक राशि होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता। यहाँ पे हम प्रकाश विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आई से और आपतित प्रकाश की तीव्रता को रिप्रेजेंट कर लेंगे कैपिटल आई से। दूसरी भौतिक राशि होती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और तीसरी भौतिक राशि होती है
विद्युत विभव, इन 3 भौतिक राशियों पर प्रवाहित होने वाली प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है। जब हम आपतित प्रकाश की तीव्रता की निर्भरता समझेंगे धारा के ऊपर, तो मैं इन दोनों भौतिक राशियों को नियत रखना है। जब हम आवर्ती की निर्भरता को समझेंगे तो तीव्रता और विभव को नियत रखना है, और जब विभव की निर्भरता को समझेंगे तो तीव्रता और आवर्ती को नियत रखना है। तो हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि धारा किस प्रकार इन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो यहाँ भी हम थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं कि तीव्रता, जैसे किसी ने ये बोल दिया कि आपतित फोटोन की तीव्रता को बढ़ाइए, इसका क्या मतलब होगा, या फिर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाइए, इसका क्या मतलब होगा। तो सबसे पहले अपने समझेंगे कि ये फोटोन की तीव्रता और आवृत्ति को इंक्रीज या डिक्रीज करने का मीन्स क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ तीव्रता की, कि तीव्रता को बढ़ाने का मतलब क्या होगा। अपने पास ये फोटोन है जो कि प्रति सेकंड इनकी एक निश्चित संख्या और इस प्लेट पे आपतित हो रही है। दूसरी साइड में अपने बात कर लेते हैं आवृत्ति की। यहां भी कुछ फोटोन है, उतनी ही संख्या के ले लिए मैंने, और प्रति सेकंड ये फोटोन आपतित हो रहे हैं। अब किसी ने ये बोल दिया कि आपतित फोटोन की तीव्रता को बढ़ाओ, उसका मतलब ये होता है कि धातु पर आपतित होने वाले प्रति सेकंड फोटोन की संख्या को बढ़ाना है। तीव्रता को बढ़ाने का मतलब होगा प्रति सेकंड धातु पर आपतित होने वाले फोटोन की संख्या को बढ़ाना है। मतलब यदि पहले 1 सेकंड में 4 फोटोन धातु के ऊपर आपतित हो रहे थे, तो तीव्रता को बढ़ाने पर अब 4 से ज़्यादा फोटोन इस धातु पर आपतित होंगे, तो वो तीव्रता का मतलब होगा। तीव्रता बढ़ाना मतलब प्रति सेकंड फोटोन की संख्या बढ़ाना। आवृत्ति बढ़ाने का मतलब क्या होता है, देखिए कि एक फोटोन की जो आवृत्ति होती है वो मैक्स प्लांक के अनुसार E बराबर h न्यू होती है, और फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति पे डिपेंड करती है। तो उस केस में क्या होगा, आवृत्ति को बढ़ाने का सिंपल सा मीन्स होता है कि आप इसी एक फोटोन की ऊर्जा को बढ़ाओ, यानी कि अधिक ऊर्जा का फोटोन है वो आपतित करवाओ। हाँ, यहाँ पे फोटोन की संख्या चेंज नहीं होती है, यहाँ फोटोन की संख्या चेंज नहीं होती है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे पहले यदि प्रत्येक फोटोन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, तो आवृत्ति बढ़ाने पर प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब 1 से ज़्यादा ऊर्जा उसकी बन जाएगी, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, लेकिन फोटोन की संख्या 4 थी प्रति सेकंड, वो 4 ही बनी रहेगी। मतलब यहाँ एक फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फोटोन की संख्या बढ़ेगी, यहाँ फोटोन की ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक फोटोन की ऊर्जा यदि पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो अब भी तीव्रता बढ़ाने के पश्चात भी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी, लेकिन प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोन की संख्या बढ़ जाती है। तो शॉर्ट एंड स्वीट, तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि आवृत्ति बढ़ाने पर प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा में वृद्धि होती है। और दोनों ही केस में प्लेट को मिलने वाली कुल ऊर्जा में वृद्धि होती है। चाहे आप तीव्रता बढ़ाइए, चाहे आप आवृत्ति बढ़ाइए, प्लेट को जो ऊर्जा मिलेगी उसका मान ज़्यादा होगा। कैसे, पहले मान लो यहाँ पे 4 फोटोन आपतित हो रहे थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के, तो प्लेट को ऊर्जा मिल रही थी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने तीव्रता बढ़ाई, 6 फोटोन आपतित करवा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का फोटोन है, अब ऊर्जा मिलेगी प्रति सेकंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो प्रति सेकंड ऊर्जा प्लेट को ज़्यादा मिली। यहाँ पे पहले इसकी ऊर्जा थी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आवृत्ति बढ़ाने पर हमने फोटोन की संख्या तो नहीं बढ़ानी है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा बढ़ा देनी है। मान लो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा बढ़ा करके हमने 1.5 कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले जहाँ इसको 4 फोटोन है, पहले जहाँ इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही थी, अभी उसको 1.5 के 4 फोटोन मिलेंगे, तो कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी। तो शॉर्ट एंड स्वीट, तीव्रता बढ़ाओ चाहे आवृत्ति बढ़ाओ, ऊर्जा प्लेट को अधिक मिलने वाली है।
तीव्रता बढ़ाने का मतलब फोटोन की संख्या बढ़ाना है, और आवर्ती बढ़ाने का मतलब प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा को बढ़ाना है। ये चीज़ यदि आपको, ये कंसेप्ट यदि आपको याद रहता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था समझने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। चलो अब अपने बात करते हैं कि ये किस प्रकार से निर्भरता होगी तीव्रता की, आवृत्ति की और विभव की। सबसे पहले अपने बात करेंगे आपतित प्रकाश की तीव्रता आई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीव्रता आई का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि तीव्रता को हम यदि बढ़ा दें या घटा दें तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम तीव्रता को बढ़ाएंगे तो हमें आवृत्ति और विभव को निश्चित रखना है। मान लिया कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति हमने देली आवृत्ति से ज़्यादा करके फिक्स कर दी है, और विभव को भी हमने यहाँ बैटरी के द्वारा निश्चित कर दिया है, यानी कि अपने पास विभव को चेंज करने के लिए विभव विभाजक लगा हुआ है। तो हमने विभव और आवृत्ति को नियत कर दिया। अब हमें क्या करना है, तीव्रता को बढ़ाना है। सिंपल सी थ्योरी है। इस कैथोड को मैं यहां मान लेता हूं समझने के लिए। यह कैथोड है, नेगेटिव प्लेट है, इसके ऊपर 4 फोटोन आपतित हो रहे हैं, या मान लो 5 फोटोन आपतित हो रहे हैं। 1 सेकंड में 5 फोटोन आ गए, अगले 1 सेकंड में फिर 5 हो रहेंगे, अगले 1 सेकंड में फिर 5 और आ जाएंगे, यानी कि प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या है वो 5 है। तो एक फोटोन अपनी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन को देगा। आवृत्ति हमने दे लिया, आवृत्ति से ज़्यादा मान रखी है, तो यहाँ से प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी संख्या 5 होगी। क्यों? क्योंकि 5 फोटोन इसको मिले थे और प्रत्येक फोटोन ने 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब यदि हम तीव्रता को इंक्रीज कर दें, तीव्रता को यदि बढ़ा दें, तो मतलब ये हो जाएगा कि आपको फोटोन की संख्या बढ़ानी है, जबकि फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति उतनी बनी हुई है। आवृत्ति E बराबर h/nu। जब तक आप आवृत्ति नहीं बढ़ाओगे ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। एक फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ने वाली है, आवृत्ति बढ़ाते ही ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो हमने आवृत्ति नियत रखी है, यानी कि एक फोटोन की ऊर्जा नियत है। तीव्रता बढ़ाने का मतलब है फोटोन की संख्या को बढ़ाना है। तो पहले 5 फोटोन आपतित हो रहे थे, अब फोटोन आपतित करवा दिए मैंने 5 से ज़्यादा, मान लो 7 करवा दिए, तो जी अब 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। पहले निर्वात नलिका में 5 इलेक्ट्रॉन के कारण धारा थी, तीव्रता बढ़ाने पर 7 इलेक्ट्रॉन के कारण हो गई। यदि मैं तीव्रता को और बढ़ा दूं, मान लो 8 फोटोन कर दूं, तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब धारा होगी वो 8 इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। कहने का मतलब कि जब जब आप तीव्रता को बढ़ाते हो तब तब आपको फोटोन की संख्या बढ़ानी होती है और निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण प्रवाहित होने वाली प्रकाश विद्युत धारा लगातार बढ़ती जाती है। मतलब सिंपल सी थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा कैथोड से निकलेंगे उतनी ही ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, और भाई तीव्रता को बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, मतलब धारा का मान बढ़ता जाता है। तो तीव्रता आप जितनी ज़्यादा बढ़ाते हो धारा का मान उतना ही ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। मतलब ये हो गया कि जो प्रकाश विद्युत धारा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो उस कंडीशन में यदि अपने ग्राफ बनाएं तीव्रता और धारा के मध्य, जबकि हमने आवर्ती और विभव को नियत रखा है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आपतित प्रकाश की तीव्रता या धारा मान लो इस एक्सिस पे, प्रकाश विद्युत धारा स्मॉल आई मैंने यहाँ मान लिया, और यहाँ पे मैं तीव्रता कैपिटल आई मान लेता हूँ। तो तीव्रता बढ़ाने पे धारा लगातार बढ़ेगी, समानुपाती रिजल्ट आएगा, यानी कि जो प्रकाश विद्युत धारा होती है वो तीव्रता आई के समानुपाती होती है। यहाँ पे ध्यान रखना हमने 2 आई यूज किए, स्मॉल आई प्रकाश विद्युत धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल आई तीव्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हो गई निर्भरता तीव्रता की धारा के ऊपर। इंपॉर्टेंट बात कि मान लो प्रकाश स्रोत यहाँ पे है, यहाँ से प्रकाश निष्कासित हो रहा है, तो इस कैथोड के ऊपर कितनी तीव्रता का प्रकाश आपतित हुआ है
वो डिपेंड करता है प्रकाश स्रोत और इस कैथोड प्लेट के मध्य की दूरी पे। यदि इस पूरी दूरी को आप स्मॉल r मान लेते हो तो इस प्रकाश की जो तीव्रता होगी, जो प्रकाश इस कैथोड को मिलेगा, उस प्रकाश की तीव्रता स्रोत तथा कैथोड के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब फोटोन की तीव्रता प्रकाश स्रोत व कैथोड के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ये प्रकाश स्रोत जितना ज़्यादा इसके नज़दीक होगा, तीव्रता का मान उतना ही ज़्यादा रहने वाला है। तो ये अपने पास हो गई तीव्रता और धारा के मध्य अपने पास एक रिलेशन और संबंध। अब अपने बात करेंगे कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति के आधार पर धारा किस प्रकार से परिवर्तित होती है। अब अपने देखेंगे दूसरा पॉइंट होगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के आधार पर प्रकाश विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा, उसका अध्ययन करने वाले। तो ठीक उसी कैथोड को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि अपने पास वो कैथोड प्लेट है, इसके ऊपर फोटोन इस प्रकार से आपतित हो रहे हैं। इस बार हमें क्या करना है, आवृत्ति को चेंज करना है। आवृत्ति को कम ज़्यादा करेंगे, उस केस में अपने समझेंगे कि धारा का मान है वो कितना बनने वाला है। ओके, मान लो कि ये 5 फोटोन प्रति सेकंड इसके ऊपर आपतित हो रहे हैं और प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, आवृत्ति का अध्ययन करने के लिए हमें तीव्रता और विभव को नियत रखना होगा। तीव्रता और विभव हमने नियत कर दिया, ठीक है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, उस केस में यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होगा, धारा का मान कितना, 0। पहले केस में धारा है वो 0 होगी, I का मान 0 होगा। यदि हम आवृत्ति को बढ़ाकर के देहली आवृत्ति के तुल्य कर दें, तो कल हमने ये समझा था कि देहली आवृत्ति के तुल्य आवृत्ति का प्रकाश यदि हम किसी धातु पे आपतित करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकलता है, धातु की सतह पे आके जमा होता है, लेकिन वो गति नहीं करता। मतलब यहाँ दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगा लेकिन वो गति नहीं करेगा, और जब तक गति नहीं होगी तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो देहली आवृत्ति के संगत भी धारा का मान 0 रहने वाला है। तो प्रारंभिक अवस्था में जब आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम है और आवृत्ति को आप लगातार बढ़ाते हो, बढ़ाते बढ़ाते देहली आवृत्ति के तुल्य आपने आवृत्ति बना दी, तब तक धारा का मान 0 रहने वाला है। अब आप क्या करो, आवृत्ति को देहली आवृत्ति से ज़्यादा बढ़ा दो, उस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा और गति भी करेगा। तो जैसे ही आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से ज़्यादा हो जाएगा, अचानक से धारा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करेंगे और एनोड पे पहुंच जाएंगे। तो अचानक से धारा बढ़ेगी, एकदम से धारा उत्पन्न होगी, लेकिन तुरंत प्रभाव से नियत हो जाएगी। नियत क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने 5 फोटोन का लगातार प्रति सेकंड आपतन करवाया है, प्रत्येक फोटोन के पास एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उस कंडीशन में इस प्लेट से 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब इनकी आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति के बराबर था तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के रुक गए थे, गति नहीं कर रहे थे। जैसे ही आवृत्ति का मान आपने देहली आवृत्ति से ज़्यादा कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गति करना शुरू करेंगे और एनोड तक पहुंच जाएंगे। एनोड तक पहुंचते ही धारा प्रवाह हो जाएगा। तो ध्यान रखो, धारा प्रवाह 5 इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है, प्रति सेकंड 5 इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, आवृत्ति को बढ़ाना है। आवृत्ति को बढ़ाओगे मतलब इस फोटोन की ऊर्जा को बढ़ाओगे। इस फोटोन की यदि आप ऊर्जा को बढ़ाते हो, आवृत्ति बढ़ाने का मतलब E बराबर hν है। आवृत्ति बढ़ाई मतलब आपने एक फोटोन की ऊर्जा को बढ़ाया। एक फोटोन की ऊर्जा को बढ़ाया तो मान लो इसकी ऊर्जा बढ़ के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो पहले इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली थी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन को आवृत्ति बढ़ाने पर अब उसी 1 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी।
मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है तो बाहर निकलेगा और तीव्रता से गति करना शुरू कर देगा, तेजी से गति करना शुरू करेगा, उसका वेग बढ़ जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी क्योंकि उसको ज़्यादा ऊर्जा मिली है। लेकिन प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन 5 ही निकलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रति सेकंड फोटोन 5 आपतित हो रहे हैं, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, लेकिन वो अधिक वेग से निष्कासित होंगे, उच्च गतिज ऊर्जा से निष्कासित होंगे, लेकिन प्रति सेकंड निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो फिक्स होगी, नियत होगी। अतः आवृत्ति को बढ़ाने पर भी 5 ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हैं, तो भाई धारा अब भी 5 इलेक्ट्रॉन के कारण ही है। मैंने क्या किया, आवृत्ति को थोड़ा और बढ़ा दिया। आवृत्ति मैंने बढ़ा दी तो भाई एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो मैंने बढ़ा करके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी, लेकिन प्रति सेकंड फोटोन की संख्या तो नियत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ये कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, यानी कि निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि हो गई। वृद्धि होते ही ये इलेक्ट्रॉन अब और तेजी से बाहर निकलेगा, उसका वेग बढ़ जाएगा, यानी कि वो अधिक गतिज ऊर्जा से गति करने वाला है। लेकिन अब भी एक सेकंड में केवल 5 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होने वाला है। क्यों? क्योंकि फोटोन की संख्या जो आपतित हो रहे हैं फोटोन प्रति सेकंड उनका मान नियत है, तो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नियत होगी। तो हमने 3-4 बार आवृत्ति को बढ़ाया, लेकिन प्रत्येक केस में हमने ये समझा कि निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है, प्रति सेकंड नियत इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, उनका वेग बढ़ रहा है। तो भाई जो धारा प्रवाहित होती है वो प्रति सेकंड निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड करती है, और प्रति सेकंड 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि नियत इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हैं, तो धारा का मान भी नियत रहता है। कहने का मतलब ये हो गया कि आप आवृत्ति को चाहे कितना भी बढ़ा लो, प्रकाश विद्युत धारा का मान नियत रहता है। और आवर्ती धारा उत्पन्न होने के लिए जरूरी है कि आवृत्ति का मान देली आवृत्ति से ज़्यादा होना चाहिए। तो आवृत्ति को हमने 3 भाग में डिवाइड किया। आवृत्ति का मान देली आवृत्ति से कम है, कोई धारा नहीं होगी उत्पन्न। आवृत्ति का मान देली आवृत्ति के बराबर है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित जरूर होंगे लेकिन धारा का मान 0 होगा। जैसे ही आवृत्ति का मान बढ़ा, धारा तुरंत प्रभाव से बढ़ जाएगी, नियत हो जाएगी। अब आवृत्ति का मान चाहे आप कितना भी बढ़ा लो, धारा का मान कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। इस चीज़ को ये अपने ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि अपने पास यहां पे मैं मान लेता हूं आवृत्ति न्यू, यहां पे मान लेता हूं मैं प्रकाश विद्युत धारा स्मॉल आई, यहाँ पे आवृत्ति का मान 0 है। सपोज दैट यहाँ पे आवृत्ति का मान है वो देली आवृत्ति न्यू नोट के तुल्य हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आवृत्ति को 0 से लगातार बढ़ाना शुरू करोगे तो धारा 0 उत्पन्न होगी। जब आप आवृत्ति बढ़ाते बढ़ाते देली आवृत्ति के तुल्य कर दोगे तब तक धारा का मान 0 रहेगा, ग्राफ ऊपर की ओर उठेगा ही नहीं, धारा की ओर जाएगा ही नहीं। अब आवृत्ति का मान यदि आपने देली आवृत्ति से ज़्यादा कर दिया तो धारा एकदम से उत्पन्न हो जाएगी, उसके पश्चात तुरंत प्रभाव से धारा का मान नियत हो जाएगा। अब आप आवृत्ति को चाहे कितना भी बढ़ा लो, धारा का मान भी उसके साथ साथ कांस्टेंट होगा। तो उस केस में धारा और आवृत्ति के मध्य खींचा गया जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो इतनी दूरी में जब तक आवृत्ति का मान देली आवृत्ति के तुल्य नहीं हुआ है तब तक तो धारा का मान 0 है। जैसे ही देली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति हमने कर दी, तुरंत प्रभाव से करंट फ्लो हुआ और धारा का मान नियत हो गया। उसके पश्चात आप आवृत्ति को चाहे कितना भी बढ़ा लीजिए, आवृत्ति को बढ़ाने पर धारा के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात नियत धारा है वो कंटिन्यूअसली प्रवाहित होती रहती है। तो हमने आज 2 टॉपिकों की बात की कि यदि आप तीव्रता को बढ़ाते हो तो प्रकाश विद्युत धारा का मान समानुपाती रूप से बढ़ता है, और यदि आप आवृत्ति को बढ़ाते हो तो उस केस में धारा का जो मान होता है वो नियत रहता है, और उस नियत मान की धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो धारा उत्पन्न हो जाएगी इस धारा को अपने कहेंगे संतृप्त धारा। ओके, तो ये संतृप्त धारा है वो कभी भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है।
तो आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसीलिए आज हम 2 ही टॉपिक का अध्ययन करेंगे। बच गया तीसरा टॉपिक, उसको हम कल पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छी ट्राई कीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।